हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ी और कुछ मुहावरे हमने लिखाए थे, वो आपने याद किए होंगे। और आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है संधि। तो देखिए, इससे पहले आपने वर्ण विच्छेद करना सीखा, आपने शब्दों के बारे में जाना। अब हम देखेंगे दो शब्दों को जब आप आपस में मिलाते हैं तो उससे एक नया शब्द किस प्रकार से बनता है, और जब दो शब्दों को आप आपस में मिलाते हैं उन दोनों के मेल से उन शब्दों में कुछ विकार आ जाता है। अब मेल कैसे होगा? दोनों शब्दों के मेल में आपके दो वर्ण जुड़ते हैं और उनमें कुछ नियम होते हैं, इन्हीं को संधि कहा जाता है। तो यहाँ पर संधि का आपको यहाँ पर अर्थ लिखा है। संधि का मतलब होता है मेल। अब मेल होता है यहाँ पर दो शब्दों का मेल। तो हिंदी व्याकरण में संधि का अर्थ दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार से होता है। अब यहाँ पर ध्वनि किसे कहा जाता है? जैसे कि आपको पहले ही बताया कि मनुष्य ध्वनियों के साथ उत्पन्न होता है और उन्हीं ध्वनियों को लिखित रूप में हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। तो जब हम पैदा होते हैं, कोई भी मनुष्य जब पैदा होता है तो वो ध्वनियों के साथ उत्पन्न होता है, ध्वनियों के साथ साथ वो पैदा होता है। उन्हीं ध्वनियों को हमने बाद में वर्णों के रूप में लिखा और फिर वर्णों के द्वारा शब्द बनाए, शब्द के द्वारा वाक्य बनाए और वाक्यों के मेल से आपकी भाषा बनी। अब हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि दो शब्दों को जब आप आपस में उनका मेल करते हैं, उन दोनों को मिलाते हैं तो एक परिवर्तन उसमें आ जाता है, एक नया शब्द बन जाता है। और किस प्रकार से बनता है? तो संधि दो वर्णों के मेल से होती है। ऐसा नहीं है कि दो शब्द जुड़ रहे हैं, शब्दों को जोड़ने के बाद भी यहाँ दो ही वर्ण जुड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, हम प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण या द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को आपस में जोड़ते हैं। वहां से भी आप स्वर या वर्ण को भी अलग निकाल देते हैं, तब उसको जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में परिवर्तन या विकार आ जाता है और इसी को हम संधि कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जब आप संधि करेंगे, संधि करने के बाद जैसे यहाँ रमा धन ईस, रमा धन ईस को जब आपने जोड़ा, रमा धन ईश, इन दोनों को जोड़ते कैसे? हमने क्या कहा, दो वर्ण जुड़ेंगे यहाँ पर। तो देखो, माँ अंतिम और प्रथम वर्ण, अंतिम और प्रथम वर्ण, इस माँ से भी आपने आ का स्वर निकाला जो कि यहाँ दिया है और यहाँ पर ई है, तो आ धन ई आपका ए हो जाता है। और ये नियम हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से हो जाता है। इसी प्रकार गिरी धन इंद्र, तो परिवर्तन यहाँ आएगा इन दोनों में, बाकी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए माँ धन ई आपका में हो गया और यहाँ मो और इस श पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई यहाँ पर हमने परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है। तो इसको आप लिखिएगा। अब संधि विच्छेद कैसे होता है? देखिए, जब आप दो शब्दों को आपस में मिलाएंगे तो पुनः उस शब्द को पूर्व अवस्था में लाना आपकी संधि विच्छेद कहलाती है। ठीक है। तो संधि विच्छेद दो वर्णों की परस्पर मेल से बने नए शब्द को पुनः पहली जैसी स्थिति में लाना, वो आपका संधि विच्छेद कहलाता है। इससे पहले आप, ठीक है, जैसे यहाँ अधिकांश शब्द जो मिला है वो अधिक धन अंत से मिलकर बना है। निषेध शब्द आप निह धन सेध से मिलकर बना है। सूर्योदय सूर्य धन उदय से मिलकर, वांगमय वाक धन मय से मिलकर बना है। महात्मा महाधन आत्मा के मेल से बना है। अब यहाँ से आपने संधि की परिभाषा लिख दी होगी। अब यहाँ पे आपका टॉपिक आता है संधि के भेद। तो संधि के तीन भेद है। कौन कौन से तीन भेद हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रीवियस लेक्चर में आपको जब वर्ण विचार बताया था वहां पर हमने स्वर व्यंजन पढ़े थे और विसर्ग के बारे में भी आपको बताया था। तो स्वर क्या होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कितने अयोग वा होते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर आपके अलग अलग संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल में वहां पर पढ़ा था। इसी प्रकार से आपके संधि के भी तीन भेद यहाँ पर बताया है, फ्लो चार्ट के माध्यम से भी यहाँ पर लिया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो तीन भेद हैं इसके, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो लिखिएगा इसे, संधि के भेद
संधि के 3 भेद हैं स्वर, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और पहली हेडिंग डालेंगे आप स्वर संधि। पहली हेडिंग डालेंगे स्वर संधि। अब स्वर संधि होता क्या है? स्वर संधि क्या होता है? हमने संधि क्या कहा था? जहां पर दो वर्ण आपस में मिलते हैं, ठीक है, शब्दों को मिलाते हैं, लेकिन शब्दों के बीच में भी आप दो वर्णों का ही मेल करते हैं। वर्णों के मेल के बाद उस शब्द में परिवर्तन आ जाता है, उन वर्णों में भी परिवर्तन आ जाता है। अब स्वर संधि क्या होता है? हमने क्या कहा? दो स्वरों के परस्पर मेल। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो स्वर मिलेंगे, यहाँ पर कोई व्यंजन नहीं आपस में मिलेगा। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्वरों को मिलाएंगे। मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए, पर धन अधीन, तो पर, अब हमने क्या बताया ऊपर कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को आप आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ रॉ है, रॉ में कौन सा स्वर है? रॉ में आपका अ स्वर जुड़ा हुआ है। ये वर्ण विचार में आप पढ़ चुके हैं, और ये तो आपका स्वर ही है अ। तो अ धन अ आपका आ हो जाता है। आगे नियम पढ़ेंगे इसके भेद में, ठीक है। इसी प्रकार से शुभ में अ का स्वर है और यहाँ पर इ स्वर है, तो यहाँ पर अ धन इ ए हो जाता है। नियम आगे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हो जाता है, ये किस प्रकार से हुआ, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इनको देखिए कि यहाँ पर दो स्वर आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए ये आपकी स्वर संधि है। यहाँ पर भी दो स्वर आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए ये आपकी स्वर संधि है। फिर देखिए, दया में आ का स्वर है, आ जुड़ा, और आ यहाँ पर भी है, तो आ धन आ भी आ हो जाता है। ये नियम तो हम अभी पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हमें ये देखना है कि यहाँ पर दो स्वर आपस में जुड़ रहे हैं। अति में छोटी ई का स्वर है और यहाँ पर अ है, तो छोटी ई और अ मिलकर के ये हरण के साथ इस प्रकार से बनते हैं। इनको पढ़ेंगे अभी, लेकिन यहाँ हमें जानना है कि दो स्वर को हम यहाँ पर आपस में जोड़ रहे हैं। अब ये नियम हम यहाँ पढ़ेंगे, स्वर संधि के जो भेद हैं उसमें हम इस नियम को पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए, संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी यहाँ पर भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद। कौन कौन से? सबसे पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। 5 इसके भेद हैं। एक एक संधि को हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, और ये जो नियम है यही हम बताएंगे आपको कि कैसे क्या हो जाता है, अ और अ के मेल से आ हो जाता है। ये नियम यही आपको पता चलेंगे। तो देखिए, लिखेगा इसको, संधि के 3 भेद, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, और स्वर संधि के भी 5 भेद। पहला आपका स्वर संधि है, पहला हम स्वर संधि पढ़ेंगे, इसके 5 भेद, इसके 5 भेद। अब वो 5 भेद कौन कौन से हैं उनको देखिए। चलिए, पहली हेडिंग डालिएगा तो देखिए, पहला स्वर संधि का दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, संधि पढ़ने से पहले आपको वर्ण विचारों के बारे में, वर्णों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमने वर्णों के 2 भेद पढ़े थे, जिसमें स्वर और व्यंजन पढ़ा था। स्वर के भी हमने यहाँ पर 3 भेद आपको बताए थे, जिसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर आपको बताया था। अब यहाँ पर यदि आपको वर्णों के बारे में नहीं पता तो आप ह्रस्व और दीर्घ स्वर को भी नहीं जान पाएंगे, जिसमें हमने क्या कहा था आपको कि जो आपके ह्रस्व स्वर हैं वो 3 हैं, वो 4 हैं सॉरी, और जो आपके दीर्घ स्वर हैं वो आपके 7 हैं। तो इनकी हमने वहां पर आपको डिटेल में बताया था। तो देखिए, दीर्घ संधि पढ़ने से पहले आप वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में करा चुकी हूँ। तो देखिए, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। इस परिभाषा को लिखें, और इसको लिखने के बाद यहाँ नीचे जो लिखा नियम है इसको समझें, इनको समझें, ठीक है। यहाँ देख करके आपको सब चीज समझ में आ जाएगा क्या यहाँ पर बताया गया है। अ के बाद यदि आ आए, अ आए तो आ हो जाता है,
ओ के बाद आ आए तब भी आ होगा, आ के बाद ओ आए तब भी आ होगा, और आ के बाद आ आए। अब इसको शॉर्ट में यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इन शॉर्ट इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि ओ ऑब्लिक आ, यानी कि पहले ओ या आ कुछ भी आए और इसमें जुड़ जाए ओ या आ। इन चारों बातों को हम यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे कि ओ या आ के, ओ या आ में ओ या आ जुड़ जाए। अब वो ओ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है। ऑब्लिक का मतलब यही है कि या तो ओ आए या आ आए, और यहाँ इसका मतलब प्लस इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा ओ ऑब्लिक आ, कुछ भी हो जाएगा जैसे जिस प्रकार से ये लिखा है। तो दोनों के मेल से हमेशा ही आ हो जाता है। इसको शॉर्ट में आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात लिखी है, ओ या ओ के बाद, ओ के बाद ओ आया है, ओ में ओ जोड़ेंगे तो आ हो जाएगा, ओ में आ जोड़ेंगे तो आ हो जाएगा, आ में ओ जोड़ेंगे तब भी आ होगा, और आ में आ जोड़ेंगे तब भी आ होगा। बोलने का मतलब ये है ओ या आ के बाद कुछ भी आए, ओ या आ, हमेशा वो आ हो जाता है, ठीक है। तो जहां आप ऊपर देख करके इसको आप डाउट में मत रखिएगा, यहाँ इसको हम पढ़ने वाले हैं। उदाहरण से देखते हैं, मत और अनुसार को जोड़ना है। हमने कहा संधि करनी है, संधि करने के लिए हमने पूरे शब्द को नहीं जोड़ेंगे बल्कि दो वर्णों का यहाँ पर हम मेल करेंगे। अब वर्ण कौन कौन से होंगे? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को हम आपस में जोड़ देते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या कहा है कि दो स्वर ही जुड़ेंगे, ठीक है। अर्थात इस तो से मुझे फिर स्वर निकालना पड़ेगा, इस तो से स्वर निकालना पड़ेगा। अब आप जानते हैं तो जो स्वर है इसमें, तो जो व्यंजन है इसमें स्वर भी है। यदि मैं इससे स्वर को निकाल दूं, ये तो हो जाएगा हलंत के साथ और धन और ये चीजें हमने पढ़ी हैं वर्ण विचार में, ठीक है। तो यहाँ से मैंने स्वर को निकाल दिया। अब देखो मैं इस तो को और ओ को जोड़ूंगी, ठीक है। यहाँ से हमने अ को जोड़ना है और इसी में परिवर्तन होगा, बाकी शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आपका मो वैसा का वैसा रहेगा, इसके बाद नु सार ये सब ऐसे ही रहेंगे, जो नया शब्द बनेगा। अब वहां मत देखिएगा, बस इसको देख करके यहाँ देखिए, हमने इस तो से इस तो को अलग निकाल दिया, इसको आधे तो की तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ नियम क्या था? ओ के बाद ओ ही जुड़ा है। हम पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। अब नोट में मैं बताती हूँ आपको, दीर्घ संधि। ठीक है। नियम क्या था? पहला नियम ओ, इस तरह से ले सकते हैं कि ये आपका पहला नियम है, ठीक है। पहला नियम क्या है? ओ ऑब्लिक आ, ओ या आ के बाद इसमें ओ या आ ऑब्लिक कुछ भी जोड़ें, हमेशा ये आ हो जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक उदाहरण देखा, मत धन अनुसार, ठीक है। मत धन अनुसार। अब आपने करना क्या है? इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए क्या कहा? जोड़ने के लिए प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को आपस में आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब ये क्योंकि एक क्या है? स्वर संधि है, हमें इस तो से, यानी कि इन दोनों को आपने जोड़ना है। मैं डिटेल में यहाँ बताऊं, बाद में हम इसको सीधे कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, इस तो और अ को जोड़ना है, लेकिन ये तो आपका स्वर संधि है, यानी कि अब हमें तो से भी स्वर निकालना पड़ेगा। इस तो से यदि हम स्वर निकाल दें तो ये तो इस प्रकार से होगा, ये हलंत है और धन में ओ, इससे मैंने ओ निकाला और इसमें एक और ओ था, ठीक है। अभी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ओ या आ के बाद कुछ भी आए, ओ या आ हमेशा आ हो जाता है, अर्थात ये तो धन आ, ठीक है।
और जब इस त में, इस व्यंजन त में आप आ जोड़ेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये ता हो जाएगा। बाकी शब्दों में, बाकी वर्णों में आपने कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब त और आ की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ता, और पूरा का पूरा शब्द जैसा का तैसा आपने इसको लिखना है। अब यहाँ मो है, त और त और अ की जगह आप लिखेंगे ता, और इसके बाद नुसार, ये सब आपका इसी प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको जोड़ेंगे और ये आपका संधि होगा। एक दो और उदाहरण हम पढ़ेंगे, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए, मतानुसार ये इसका क्या हो गया है, ये आपका संधि हो गई है। दूसरा शब्द यहाँ पर मैं लिखूं, जैसे गज, गज धन आनन, गज धन आनन। अब क्या कहा, हमने कहा कि हम अंतिम और प्रथम शब्द, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को जोड़ते हैं, यानी कि परिवर्तन इन दोनों में आना है, आगे और पीछे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए ज धन आ, लेकिन हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो इस ज से भी हमें स्वर निकालना होगा। तो यहाँ पर जब इससे स्वर निकालेंगे तो ये अ हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आ। अब अ धन आ भी आपके पास क्या हो जाता है, आ हो जाता है, और इसके साथ आ जोड़ेंगे तो ये अब जा हो जाएगा। अर्थात इन दोनों शब्दों की जगह अब आपको जा लिखना है और बाकी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होना है। जो पहले था तो अब भी रहेगा। यहाँ पर इन दोनों की जगह पर आप जा लिखेंगे और नन, बस। ठीक है, चलिए इसे भी नोट करें। एक और उदाहरण से इसको समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ आपने अ और अ को जोड़ा, इधर आपने अ और आ को जोड़ दिया। तीसरा मैं उदाहरण आपको बताऊं, सीमा धन अंत, सीमा धन अंत को जोड़िए। ठीक है, और कोशिश कीजिए इसको जोड़ करके इसकी संधि करने की। सीमा और अंत को जोड़ना है। ठीक है, चलिए आप कोशिश करेंगे सीमा और अंत को जोड़ने का। ठीक है, अब कुछ बच्चों को यहाँ पर अंक की मात्रा दिक्कत कर रही होगी। अंक की मात्रा आपको इसको रहने दे, यहाँ पर इसको यही रहने दे। माँ और आ को यहाँ से आप यदि डायरेक्ट निकाल दें, इससे मैं यदि स्वर निकाल दूं तो यहाँ तो आ हो जाएगा और यहाँ पर आधा मोह बच जाएगा। सीधे करूं और इसमें अ, तो देखो अ और आ का मेल आ हो जाता है और ये आ फिर से इस मोह के साथ जुड़ेगा, जैसे हमने यहाँ से जौ निकाला था। तो जब इससे स्वर निकल जाता है तो यहाँ पर हरंत के साथ आपके पास क्या हो जाता है, क्या, मोह हो जाता है, और उसमें फिर आप आ जोड़ेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा, माँ। तो इसको मैं यहाँ पर करके दिखा दूं इस प्रकार से। तो देखिए माँ धन अ, इससे भी यदि आप आ निकालें तो यहाँ पर मो धन आ धन अ, और ये हो जाएगा मो धन आ, और इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माँ। ठीक है, इन दोनों के मेल से, इन दोनों के मेल से। अब हमने क्या कहा, बाकी शब्दों को आपने छेड़ना नहीं है। तो इसमें सी तो पहले से था ही, और माँ यहाँ पर आया इन दोनों के मेल से, और ऊपर देखिए, ऊपर आपके पास अंक की मात्रा भी थी और पीछे आपको लिखना है तो अब इनकी संधि हो गई है सीमांत। ठीक है, नोट करिए इसे।
अब आपने क्या किया, आ को अब अ के साथ जोड़ा, तब भी आपका आ आया। ठीक है, देखिए, विद्या धन आलय, विद्या का अंतिम वर्ण या और इसका भी या, आ, यानी कि यहाँ पर भी स्वर निकालेंगे या से, या धन आ, और डायरेक्ट आप निकालेंगे तो फिर आप माइंड में उसको इस तरह से कर लेंगे। तो य धन आ, मैंने यहाँ से स्वर निकाल दिया और इसमें जुड़ेगा आ। हमने अभी नियम क्या पढ़ा, ओ या आ के बाद कुछ भी ओ या आ आए। अब यहाँ पर आ और आ आया है, तब भी क्या होना है, आ ही हो जाना है, यानी कि यो के साथ फिर से आ, और जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये या हो जाएगा। बस इतनी सी जगह पर या लिखें, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। क्योंकि यहाँ तो आप देखेंगे कि बस यहाँ से हमने आ, कुछ लोग जो है, कुछ बच्चे इसको ट्रिक लगा देते हैं कि बस आ को हमने गायब नहीं किया है, हमने बेसिकली इन दोनों की संधि की है। क्योंकि ये स्वर संधि था तो हमने इस व्यंजन को अलग कर दिया और यहाँ से भी हमने स्वर को अलग किया। आ धन आ हमारे पास आ होता है और फिर से अब ये य के साथ जुड़ेगा तब जाकर के या हुआ है। और बाकी शब्दों में तो हमने कोई परिवर्तन ही नहीं करना है, तो इसके कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, ना कि इसको रटना नहीं है। ठीक है, तो विद्यालय, अब ये आपका विद्यालय हो जाता है। चलिए इसे नोट करें। तो ये तो आपका दीर्घ संधि का पहला नियम था। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि इ या इसको ऑब्लिक से लेंगे, यदि इ या ई के बाद, इ या ई के बाद यानी कि उसमें जोड़ना है, कोई भी इ या ई आए तो हमेशा जैसे वहां आ हुआ था ना, तो यहाँ ई हो जाता है, इसमें भी ई हो जाता है। ठीक है, ये नियम है दूसरा दीर्घ संधि का। इसको डिटेल में लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं कि इ धन ई बड़ी ई, फिर इ धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, डिटेल में ऐसा लिखेंगे। ई धन छोटी ई है ये बराबर ये भी बड़ी ई, और फिर से बड़ी ई और बड़ी ई को जोड़ेंगे तब भी ये बड़ी ई ही हो जाना है, हर केस में ये बड़ी ई हो जाता है। तो ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, कि ई या ई के बाद कोई भी ए या ई आए तो हमेशा ही वो बड़ी ई हो जाता है। जैसे वहां पर आ हुआ था तो यहाँ पर बड़ी, क्योंकि हम दीर्घ स्वर की बात कर रहे हैं तो ये दीर्घ स्वर है, आ ई उ, ये दीर्घ स्वर बताते हैं। उदाहरण से समझेंगे। अभी धन इष्ट, अभी धन इष्ट, चलिए जोड़ेंगे, तो को जोड़ना है अंतिम और प्रथम वर्ण, यहाँ से स्वर निकालिएगा, इस भाव से इस भी से आपने स्वर निकालना है, और यहाँ पर ये तो स्वर है ही, तो इससे छोटी ई का स्वर निकलेगा और इसके साथ भ मात्रा के रूप में नहीं होगा बल्कि हलंत रूप में होगा, अर्थात आधा भ और यहाँ पर छोटा ई। अब हमने पता है ई और ई के जोड़ने से बड़ा ई हो जाता है,
ठीक है, क्या हो जाता है, बड़ा ई। तो भौ तो पहले से था ही हलंत के साथ और फिर से यहाँ पर बड़ी ई हो गया है। भौ के साथ बड़ी ई, यहाँ से हम वर्णों को जोड़ना भी, वर्णों के विच्छेद और साथ में वर्णों का को जोड़ना भी हम यहाँ पर सीख रहे हैं। चलिए, इन दोनों को जोड़ करके इसमें क्या आ जाएगा, भी। बड़ी ई की मात्रा जुड़ेगी जब इसके साथ, तो ये भी हो जाएगा। अर्थात इन दोनों के मेल से क्या बना, इन दोनों की जगह पर आपको बड़ा भौ पर बड़ी ई की मात्रा लगा देनी है। तो अब आ जाएगा अभीष्ट, तो ये इसकी संधि हो जाती है। इस प्रकार से ये आपकी संधि है। एक शब्द मैं यहाँ दूंगी, आप इसे कोशिश करेंगे। प्रति धन इच्छा, इसको कोशिश कीजिएगा, इसकी संधि करिएगा, प्रति धन इच्छा। और दूसरा शब्द है नारी धन ईश्वर। इन दोनों की संधि करें और इसके शब्द बताइए कि इनकी संधि करने के बाद आपके पास कौन सा शब्द आया है। चलिए कोशिश करें इसे। तो देखिए यहाँ पर प्रति में आपका क्या है, प्रति में यहाँ ति और यहाँ पर ई। इससे मैं डायरेक्ट स्वर निकाल दूं तो छोटा ई और यहाँ पर बड़ा ई, इन दोनों के मेल से बड़ा ई ही हो जाता है, ये आप पढ़ चुके हैं। और जब हम इससे स्वर निकालेंगे तो तब यहाँ पर आपका आधा तो इस प्रकार से रहेगा। अब इसी आधा तो में आप इस ई को जोड़ दें, जैसे कि हम यहाँ कर रहे थे, तो तब ये ती हो जाएगा। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, तो इससे आप लिख सकते हैं त धन, इस प्रकार से ही मैं लिख दूं। और इसमें हलंत के साथ तो और साथ में यहाँ ई और ये हो जाएगा ती। इन दोनों की संधि क्या हो जाएगी, प्रतीक्षा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी आपका बड़ा ई और बड़ा ई, तो बड़ा ई धन बड़ा ई, वो आपका फिर से बड़ा ई हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ना, तो स्कूलों में कैसे बोले, तो फोन करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ना, और इस र को, इस बड़ी ई की मात्रा को आप फिर से, तो यहाँ पर फिर से यही क्या आ जाएगा, नारीश्वर। ठीक है, तो इन दोनों के स्थान पर यहाँ पर री हो गया है। क्यों, ई धन ई बड़ी ई, और फिर यहाँ क्योंकि आधा रॉ था तो इसको फिर से बड़ी ई के साथ जोड़ेंगे तो फिर से ये री आ जाएगा, तो ये नारीश्वर। और इसी का देखिए दीर्घ संधि का ही एक तीसरा नियम भी है कि ओ या ऊ के बाद ऑब्लिक करेंगे, ओ या ऊ के बाद यदि इसमें आप ओ या ऊ जोड़ दें, उ या ऊ जोड़ दें, तो ये हमेशा ऊ हो जाता है। ये इसका नियम है। ठीक है, तीसरा नियम। तो अब इस पर भी बेस्ड एक दो क्वेश्चन करेंगे, बाकी एक दो हम उदाहरण करेंगे, बाकी हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिखें ओ
या ऊ के बाद उसमें जोड़ दिया जाए उ। उदाहरण समझे तो वीर धन उचित, वीर धन उचित। तो देखिए यहाँ पर चलिए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इसका कि उ के बाद उ आई, तब भी उ के बाद बड़ा उ आए तब भी बड़ा उ हो जाएगा। दीर्घ की बात करते हैं, बड़ी उ के बाद छोटा उ आ जाए तब भी बड़ा उ, और बड़ा उ के बाद आपका फिर से बड़ा उ आ जाए तब भी बड़ा उ, यानी कि हर केस में आपका बड़ा उ ही आएगा। चलिए चलिए उदाहरण देखेंगे। अनु धन उदित, अनुधन उदित। तो यहाँ पर देखिए अंतिम वर्ण आपका नु है और यहाँ पर उ है, तो इसको जब आप जोड़ेंगे, इन दोनों की संधि करेंगे तो नु धन उ आएगा। इससे भी आपको स्वर निकालना है क्योंकि ये स्वर संधि है, तो नौ अलग हो जाएगा हलंत के साथ और धन उ, और धन में उ। हमने उ और उ जोड़ करके बड़ा उ बताया, धन बड़ा उ, और इन दोनों को जोड़ करके फिर आपका हो जाएगा बड़ा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, अनुदित, ये इसकी संधि हो जाएगी। ठीक है, अनु, ठीक है। इसी प को हम यहाँ पर भी ऐसे ही पढ़ेंगे। तो दीर्घ संधि के बारे में आप पढ़ रहे थे, दीर्घ संधि ये कुछ उदाहरण आपको बताए थे। तो श्रद्धा, श्रद्धा धन आनंद, तो श्रद्धानंद। इसी प्रकार से पर्वत धन आरोही, पर्वतारोही। ठीक है, क्योंकि यहाँ अ का स्वर है और यहाँ आ है। अ धन आ आपका क्या हो जाता है, फिर से आ हो जाता है, तो पर्वता यहाँ पर आ जाएगा, पर्वतारोही। सेवा में आ का स्वर है, यहाँ पर अ है, आ धन आ हो जाएगा, सेवार्थ। विद्याधन आलय हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ ई की हमने की थी संधि, ई जोड़ने पर क्या हो जाता है, तो ई धन ई, ए धन ई, छोटी ई और छोटी ई, बड़ी ई, और चारों ही केस में बड़ी ई आ जाता है। तो अभिधन इष्ट, अभीष्ट। और इसकी पहचान देखिए क्या है, जब आप दीर्घ संधि को पहचानते हो ना, तो बीच वाले शब्द में या तो आपको आ दिखेगा, आ की मात्रा, या तो आपको बड़ी ई की मात्रा दिखेगी, या तो आपको क्या दिखेगा, बड़ा ऊ का मात्रा। तो यहाँ पर देखिए भीष्ट, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा, यहाँ पर बड़ी ई की, देवी बड़ी ई, तो इन सभी में आपको बड़ी ई की मात्रा दिख रही है। अर्थात इससे भी आप डायरेक्ट शब्दों को भी पहचान सकते हैं कि इसमें आपकी दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर आ रहा है यदि बीच वाले शब्द में, तो वो यानी कि वो आपका क्या है, दीर्घ संधि है। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रतिधन इच्छा, प्रतीक्षा, नारी धन ईश्वर, नारीश्वर, देवी धन इच्छा, देवीच्छा। उ की बात की है, विधु धन उदय, तो विधु उदय, यहाँ पर बड़ा ऊ का स्वर आया। फिर मधु धन उष्मा, मधुष्मा, ओ धन ऊ, ये भी बड़ा ऊ देगा और ये आपका मधुष्मा आ जाएगा। वधु धन ऊर्जा, वधुर्जा, और वधु धन उत्सव, वधुत्सव। तो इसको भी आप लिखें जल्दी से। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, अब जैसे यहाँ पर देखिए अनु
धन उदित। अनु में यहाँ स्वर है छोटी ऊ का, नौ में छोटी ऊ का स्वर है, छोटा ऊ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ तो हो जाएगा नू, और बाकी शब्दों में कोई परिवर्तन यहाँ पर भी नहीं आया है। ठीक है। लघु धन ऊर्मी, लघु में छोटा ऊ का स्वर है, यहाँ बड़ा ऊ है, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ यहाँ पर भी बड़ा ऊ आ जाएगा और ये हो जाएगा लघु ऊर्मी। ऐसे ही भू धन ऊष्मा, भूष्मा हो रहा है, और यहाँ पर भू धन उत्सर्ग, भूत्सर्ग। आप पहचान कैसे करेंगे? आपके पास इस प्रकार के शब्द दिए होंगे और आपको इनको देखकर ही पहचानना है कि इनमें आपकी दीर्घ संधि है। कैसे? क्या कहा कि आपके पास आ जाता है। यदि आपको बीच वाले शब्द में इस प्रकार से स्वर दिख रहा है, आ का, ई का और ऊ का, तो फिर आप कहेंगे इसमें आपकी क्या है? आपकी दीर्घ संधि है। उस प्रकार से आपके दीर्घ संधि है, और इनको आप जिस प्रकार से मैंने आपको नोट में बताया है, तो आप इन सभी शब्दों को लिखेंगे। ठीक है। और इनको अपने घर में जा करके इसी प्रकार से करना है कि कैसे आपने भी धन इंद्र को जोड़ा, मुनि धन ईश्वर को कैसे जोड़ा, और मुनीश्वर क्यों आया, कैसे आया, योगी धन ईश्वर को जोड़ेंगे, सती धन इच्छा को जोड़ेंगे, और इन शब्दों को भी आप जोड़ करके इनको आप होमवर्क करेंगे जिस प्रकार से हमने नोट में किया है। इसी प्रकार से ऐसे करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप दो शब्दों को जोड़ पाएंगे, दो वर्णों को आप आपस में जोड़ पाएंगे। तो इन शब्दों को आप लिखेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने आज संधि के भेद और स्वर संधि के भेद, उसमें भी पहला स्वर संधि का भेद हमने पढ़ा डिटेल में, और इन उदाहरणों को जैसे हमने आपको नोट में बताया है, जिस प्रकार से हमने इन शब्दों की संधि की है, आप भी इसको होमवर्क करके लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम गुण संधि और आगे स्वर संधि के भेदों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।